देखें, अगर आप भी कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं, टेंशन से जूझ रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपना जो सवाल है वो कमेंट में जाकर पूछना है, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसी तरीके से आपके कमेंट को लाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आपको क्या करना है। आज देखें, जो समस्या है, ये कह रहे हैं कि सर नीलामी जमीन का केवाला है, लेकिन यहाँ पर मोटेशन नहीं करा पाए। बहुत सारे लोगों के पास जो है ऐसा है कि ये पुराना से पुराना जमीन का केवाला है, पुराना से पुराना, लेकिन अब क्या हुआ कि पुराना से पुराना जमीन का केवाला है, लेकिन अब उस समय दाखिल खारिज नहीं करवाने की वजह से जो है ना ये समस्या उत्पन्न हुआ। अब ये जमीन है, और जमीन वर्तमान में जो भी हो, लेकिन इस जमीन का पुराना केवाला जो है एक तरह से मौजूद है, और पुराना केवाला के आधार पर अब जो है क्या हो सकता है। और आरएस खतियान, जिसका जमीन एक तरह से नीलाम हुआ था, उसी का खतियान बन गया है, लेकिन कब्जा मेरा है। क्या मेरा रसीद जो है कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। तो आरएस देखें, एक तो सबसे पहले क्या होता है कि आप एक लंबे समय से जो है इस बात को जानते हुए भी इसका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद अब आपको इंतजार नहीं करना है। देखें, अगर आप ऐसा अब आप भविष्य में करेंगे ना, तो जमीन से वो जो जमीन आपके कब्जे में है ना, उससे आप हाथ जो है वो धो लीजिए, इसलिए कि कोई ऐसा उत्तराधिकारी आएगा जिसके नाम से आरएस खतियान बना है, और वो किसी के हाथों में बेच कर चला जाएगा, या कल को हो सकता है आपको ही पैसा मांगे कि आप दे दीजिए, हम आपको फिर से जमीन का केवाला कर देते हैं। लेकिन आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और एक कागजात है, वो है जमीन जो नीलाम हुआ वो दस्तावेज। तो आज क्या करना आपको, जो आपको वो कागजात के आधार पर सबसे पहले जाकर कोर्ट में दावा करना है। यानी ये एक सबसे पहले बिना कोर्ट में दावा किए हुए जमीन का रसीद आप नहीं कटा पाएंगे। कोर्ट में, और कहाँ पर, तो सिविल कोर्ट में दावा करना है। तो आप जाइए सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट में जो है जो आपका नीलामी वाला केवाला, उसके आधार पर आप दावा कीजिए। उससे क्या होगा, एक आदेश जो आपके पक्ष में आएगा, अरे इसके नाम से खतियान बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्तमान में आपका क्या है, कब्जा बरकरार है, वर्तमान में आपके पास क्या है, कागजात है। कल को अगर कब्जा चला जाएगा तो बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास मौजूद है, कब्जा आपके पास मौजूद है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप जाकर जो है इसका दावा कर सकते हैं, और सामने वाला जो है आरएस खतियान वाला जो है वो ठीक है, वो दिखाएगा कि हमारी जमीन थी, तो ना तो उसका कब्जा है। अब ये तो जो जमीन का एक तरह से यहाँ पर हुआ है नीलामी, वो इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होना चाहिए। यानी वो एक ऐसा कागजात नहीं जो कागजात को फर्जी साबित कर दिया जाए, ये भी हो रहा है। अवैध तरीके से, गलत तरीके से कागजात आप ले आएंगे, लेकिन अगर वो मेंशन है सरकार के रिकॉर्ड में, तो फिर तो तय है ये जमीन जिसके नाम से खतियान बना है अब उसका नहीं रहेगा, आपके नाम पर जरूर आएगा। अगला जो यहाँ पर सवाल है, ये कह रहे हैं रोड के किनारे है ना, रोड जो है आप देख सकते हैं, ये रोड है, अब यहाँ पर जमीन है, ये जमीन है, और यहाँ पर ये जो है सड़क है, ये यहाँ पर सड़क है। अब इस बात को समझ लें कि ये जमीन और आगे सड़क, तो रोड के किनारे मेरा हिस्सा आया, मकान ये बना लिए। अब यहाँ पर केस किया है, बोला है कि नहीं आगे जो है हम भी लेंगे। तो देखें, ये होता है ना कि अब ये रोड का फ्रंट है, इसको लग रहा है कि नहीं ये तो दादा परदादा का जमीन है, इनको हिस्सा हम दे दिए, ये हिस्सा ले लिए, लेकिन अब मांग रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पर सब जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि एक हिस्सेदार उस पर मकान बना लिया है, ठीक है, एक हिस्सेदार जो है उस पर क्या किया है ना, उस पर मकान बना लिया, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, बना लिया। तो अब यहां पर जो है कोई रोड के किनारे जो हिस्सा आ गया है, मकान बना लिया है, मकान बना लिया, और मकान में वो अगर रह रहा है, तो वैसे सिचुएशन में वो अपना पक्ष रखने का प्रयास करेगा। देखें, अगर जो अन्य व्यक्ति हैं, अगर उसके साथ कहीं ना कहीं बड़ा धोखा हुआ होगा, सही तरीके से उनको उनका जमीन प्राप्त नहीं हुआ होगा, देखें मन में ये आप जो है ना,
ये रोड साइड में ये ज़मीन दिया गया तो उस समय जो है कहीं ना कहीं बंटवारा हुआ होगा मौखिक तौर पर भाइयों का, जैसे भी हुआ होगा, ये ज़मीन इनको मिला। उसके बाद ज़मीन का मकान बनना शुरू हो गया, इस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया। मकान बनते टाइम किसी ने केस फाइल नहीं किया। कब केस फाइल कर रहे हैं? जब मकान बने हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो वैसे सिचुएशन में जो अभी मान लेते जो आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तो ये मेंशन करके आप जो है कर सकते हैं कि मैं यहाँ इस ज़मीन पर जो है ये रोड साइड में मेरा भी हक होना चाहिए। तो रोकने का प्रयास उस समय नहीं किया गया। तो आज देखें, टाइम पीरियड हर विवाद के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी समय सीमा, लिमिटेशन एक्ट जो है, यानी समय सीमा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप समय सीमा को समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय सीमा के अगर बाहर जाएंगे तो आप हाथ भी धो बैठेंगे। यानी ये भी होता है कि समय सीमा से निकल गए तो फिर आप सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी को प्राप्त कर लेंगे, तो उतना आसान भी नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप दावा करें, हो सकता है कि जिसका मान लेते हैं गलत तरीके से अगर ज़मीन का बंटवारा हुआ है तो रोड साइड में आपको भी हक मिलेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं सब कुछ सही है और ये सब बहुत पहले हो चुका है और सभी को अपने हिसाब से जो है शेयर मिल चुका है, आपको भी कहीं पर रोड साइड मिला हुआ, वैसे सिचुएशन में फिर जो है आप ज़मीन को जो है एक तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला जो यहाँ पर सवाल है, अब यहाँ पर सर ज़मीन मेरे परदादा जी के नाम से है लेकिन रसीद नहीं का यहाँ पर कट रहा है। कर्मचारी और सीओ जो है रसीद नहीं यहाँ पर काटना चाह रहे हैं और उनके बारे में जो है यहाँ पर कुछ बताए भी नहीं है। तो कैसे जो है यहाँ पर रसीद कटवाएं? ज़मीन का खतियान हमारे पास है, ऑनलाइन में जो है यहाँ पर पंजी भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो कैसे जो है यहाँ पर रसीद कटवाएं, बताएं यहाँ क्या प्रक्रिया। जो भी देखें, ज़मीन अगर आपके पूर्वज के नाम, परदादा के नाम जो है अगर है, लेकिन रसीद जो है आप ज़मीन का यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो क्या होता है कि ज़मीन जो पूर्वज के नाम से, अब ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये ज़मीन है, अब ये ज़मीन का कागजात होगा, कागजात जो होगा वो हो सकता है अगर आपके पूर्वज के नाम पर हो तो ज़मीन का खतियान होगा, ठीक है, खतियानी ज़मीन होगी। अब खतियान का जो है एक तरह से रसीद आप नहीं कटवाए हैं और खतियान में जितने उत्तराधिकारी हैं उसके हिसाब से ज़मीन का रसीद कटना है। तो ये पूरा प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया के लिए आखिरकार करना क्या, इसको आप समझ लें कि जो एक तरह से ऑनलाइन में एक नहीं दिखा रहा है, ठीक है, पंजी भी यहाँ पर दिखाता तो कैसे रसीद कटवाएं। देखें, जो भी है, अगर ये जो है अगर आपके पास ऑफलाइन है, ऑफलाइन अगर है तो ऑफलाइन है तो ऑनलाइन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप सुधार में जो है वो करवा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप सुधार में जाकर जो है इसको सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अगर ये एक तरह से देखा जाए कि जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक तरह से भी नहीं है और ऑफलाइन भी नहीं है, वैसे सिचुएशन में जो है ना इसको आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको आवेदन करना पड़ेगा, दाखिल खारिज प्रक्रिया के लिए आवेदन करना पड़ेगा। ये है पूरा प्रक्रिया, ये है पूरा सिस्टम और इसी प्रकार से जो है ना आप करवा पाएंगे। ये यहाँ पर इसका प्रक्रिया है। अब बात यहाँ पर पहले की, जैसे 1972 में मेरे बड़े भाई के नाम से कुछ ज़मीन जो है यहाँ पर कट गया और मेरे अब्बा ने वह ज़मीन का रसीद कटा लिया और उसमें से हिस्सा नहीं दे रहे, तो वो ज़मीन जो है सब खतियान में है और जो खाते में दादा के नाम अगर हम उसमें से बेच देंगे तो क्या बिक जाएगा, और क्या किसी और अपने परिवार के नाम से कर देते हैं तो हो जाएगा। देखें, कुछ भी करेंगे तो अब है कि पूर्वज की अगर ज़मीन है ना, पूर्वज की ज़मीन उत्तराधिकार जो है या उत्तराधिकारी जो है उसका अधिकार, ये पूर्वज की ज़मीन में जितने वंशज हैं उत्तराधिकारी उनका अधिकार। अब वो क्या करते हैं, ज़मीन किसी को लिख देते हैं। लिखने का मतलब होता है लिख देते हैं कि ज़मीन का रजिस्ट्री कर देना, ज़मीन का रजिस्ट्री कर देना, ज़मीन का केवाला कर देना। तो अगर ऐसा करेंगे तो उसके नाम से प्रॉपर्टी चला जाएगा। अब किसी को ऑब्जेक्शन है, बिना बंटवारा का बेचा गया है, बहुत तरह की चीज़ें हैं।
तो वैसे सिचुएशन में आप अपना दावेदारी जो है, जो आपका कानूनी अधिकार है, उस अधिकार को लेकर आप अपना दावेदारी जो है वो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन देखें, इससे बेहतर विकल्प ये है कि अगर आप शेयर होल्डर हैं, आप हकदार हैं, तो आप जो है एक तरह से पार्टीशन सूट कर सकते हैं। और ये जो है ना जमीन बंटवारा का केस है, बंटवारा का केस। इसमें क्या होगा कि आपका कानूनी जितना अधिकार बनेगा, जितना हिस्सा बनेगा, वो कोर्ट के द्वारा तय कर दिया जाएगा। उसको यानी जो आपका शेयर है, जो आपका हक है, कभी कोई बेच नहीं पाएगा और वो आपके जो है एक तरह से पक्ष में आ जाएगा, आपके नाम से उसका कागजात बन जाएगा, डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को समझना आपके लिए बहुत जरूरी कि ऐसा होगा। यानी अगर जो है कि कोई भी जो दावेदार है ना, वो अगर पार्टीशन का दावा करता है तो वो अपना कानूनी अधिकार कानूनी तरीके से प्राप्त कर लेगा। अब देखें, ये समस्या आएगी, सर मेरे पापा जो है ना 3 भाई हैं, अब जमीन का खतियान मेरे पापा और चाचा के नाम से, लेकिन फिर भी वो जमीन मेरी जो है दादी अपनी 2 बहू के नाम कर दी। यहाँ पर जो है ना रजिस्ट्री ये बोल रहा है कि मैं कर्ज लेके तीर्थ यात्रा की हूँ, वो जमीन वो रजिस्ट्री मेरी दादी 85 वर्ष की उम्र में की है। हम लोग उस पर जो है यहाँ पर टाइटल सूट किए हैं, सर हमारा अपना जो है जमीन वापस ले सकता है। तो देखें, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो वो संपत्ति पैतृक है, पैतृक जो संपत्ति है, अगर वो दादा परदादा का खतियानी संपत्ति है, और सर मेरे पापा 3 भाई हैं और जमीन का खतियान पापा चाचा और के नाम से। देखें, ये जमीन का खतियान अगर आप ही के पापा के नाम से, चाचा के नाम से है, वैसे सिचुएशन में जो है ना वो फिर आपकी दादी जो है उनको वो नहीं करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा किए हैं ना, देखें पैतृक कर्ज जो होगा, जो उसमें मेंशन किया होगा कि कितना पैसा लिया गया है, तो पैतृक अगर कोई कर्ज होगा, पैतृक कर्ज, तो उसका साक्ष्य अगर है तो वैसे सिचुएशन में सभी हिस्सेदार को पैतृक कर्ज जो है वो चुकाना पड़ता है। कानून ये कहता है कि देखें, पैतृक कर्ज चुकाने के लिए आप पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं, तो यहाँ पर उसका फायदा उठाया गया। लेकिन जो उत्तराधिकारी है, जो वंशज है, जो परिवार का लोग है, वही कर्ज दे रहा है और वही जो है उस कर्ज के लिए जो है, तो कैसे और कब कर्ज दिया उसका साक्ष्य होना चाहिए, और कितना कर्ज लिया गया वो साक्ष्य होना चाहिए, किस माध्यम से दिया गया, कहाँ से दिया गया, हर बात का डिटेल वहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक तरह से आप वो कर्ज जो सामने वाले लोग हैं, मान लेते हैं जो हिस्सेदार आज दावा करने गए टाइटल सूट का, वो अगर सक्षम है कि देखें परिवार के जितने लोग हैं जिन पर इनका एक तरह से कर्ज होना चाहिए, सभी हिस्सेदार बराबर, बेटा हो बेटी, ठीक है, और कर्ज जो है वो चुकाएंगे, तो ये जो है पैतृक कर्ज है, पैतृक कर्ज चुकाने का जो कानूनी अधिकार है वो सभी का होगा। अगला सवाल है, सर मेरा 8 डिसमिल जमीन है, उस पर क्या मकान बना लिया है, 2 रूम जबरन, ठीक है, तो अनुमंडल से मेरा जो है डिग्री हो गया है, सीओ ने नापी जो है यहाँ पर करने आए सरकारी अतिक्रमण वाले कमिश्नर जो है पटना कोर्ट में अपील किया है, वहाँ से 2 साल केस जो है चला, उसके बाद DCLR के पास भेज दिया, फिर से वही कार्रवाई जो है एक तरह से हो रही है 2014 से, परेशान करके रखा। आप बताओ क्या करूं। सबसे देखें, सबसे बड़ी बात है कि 8 डिसमिल जमीन है, ये जो देख रहे हैं, करना क्या है कि 8 डिसमिल जो जमीन है उस पर मकान बना लिया, ये जमीन पर क्या कर लिया, मकान बना लिया, ठीक है, मकान बना लिया। और अभी तक आप ये जो है कर रहे हैं यहाँ पर कि जबरन जो है अनुमंडल से, ठीक है, मेरे जो है डिग्री हो गया है, सीओ ने नापी कराने आए सरकारी जो है अतिक्रमण वाले जो है कमिश्नर पटना कोर्ट में अपील किया। देखें, अतिक्रमण करने वाले क्या किए नहीं किए, यहाँ पर जो है ना, अब ये मकान जो बना लिया इसको तोड़ना है ना, तोड़ना है। और ये अगर आपकी जमीन पर है तो ये मकान तभी टूटेगा जब इसका फैसला, सिविल कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में होगा, ठीक है, यानी सिविल कोर्ट का जो आदेश होता है, सिविल कोर्ट का जो फैसला होता है, निचली अदालत का जो फैसला होता है,
अगर वो फैसला आपके पक्ष में है तभी ये मकान जो है वो टूटेगा। तो आपको अभी फिलहाल जो है अपने ज़मीन का जो कागजात है, अपने ज़मीन का कागजात के साथ क्या कर देना, आपको यहाँ पर जो है आपको केस फाइल कर देना। और ये केस कहाँ फाइल करेंगे, ये केस फाइल करेंगे सिविल कोर्ट में। ये कहाँ केस फाइल होगा, सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। अब यहाँ पर जो है कि ये जो पूरा प्रक्रिया है, ठीक है, ये पूरा जो प्रक्रिया है यहाँ पर जो है ऐसे कंडीशन में, अब जैसे ही सिविल कोर्ट का आदेश आएगा तो सामने वाला जो मकान बना है हो सकता है वो हाई कोर्ट में भी अपील करे, लेकिन जो है अगर सिविल कोर्ट का जो फैसला है अगर आपके पक्ष में आया तो समझ लें कि आपको भविष्य आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सीधी सी बात है कि आपकी ज़मीन पर मकान है और मकान अगर वो अवैध है, गलत तरीके से बना लिया है, उसकी ज़मीन नहीं है, उसके पास कागजात नहीं है, तो वो मकान आखिर किस आधार पर बनाया। जब उसका ज़मीन ही नहीं है तो मकान को जो है कोर्ट के द्वारा यहाँ पर तोड़ने का, हटाने का जो है तोड़ने का आदेश जरूर दिया जाएगा और उस मकान को हटाया जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि जो है ज़मीन की अगर बात करें तो पैतृक संपत्ति जो है, ठीक है, 1970 में ज़मीन का बंटवारा दोनों भाई के बीच बराबर हिस्से में 1985 के समय पिताजी के सामने आपस में बंटवारा किया गया, लेकिन बड़े भाई ने मेरे हिस्से की ज़मीन मेरी सहमति ना होने पर बड़े भाई ने मेरे हिस्से की ज़मीन को जो है अब उसने अपने नाम या जो भी है उनके नाम पर करवा लिया। क्या जो हिस्से की ज़मीन का हिस्सा है ना मेरे पास है, क्या हिस्से की ज़मीन मेरे नाम से हो सकती? देखें, एक सीधी सी बात इसको आप समझ लें कि अगर कोई भी संपत्ति अगर पैतृक संपत्ति है, यानी पैतृक संपत्ति है, अब पैतृक संपत्ति की अगर बात है, हिस्से की बात है, तो देखें इसमें एक विकल्प है। इसका जो ज़मीन का अगर जो बंटवारा हुआ है, अब बंटवारा से अगर आप संतुष्ट नहीं है, बंटवारा से अगर आप जो है आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो आपके पास एक विकल्प बचता है कि आप सिविल कोर्ट में जाकर बंटवारा का केस फाइल कर सकते हैं, पार्टीशन सूट कर सकते हैं। देखें ये जो ज़मीन है ना, अब ये ज़मीन का एक जो टुकड़ा होगा तो इसका जो प्लॉट का नंबर है, यानी इस मैप में जो प्लॉट नंबर है, अगर ये 100 नंबर का प्लॉट है तो कोर्ट के द्वारा इस 100 को जो है यहाँ पर 2 भाई में बांटा जाएगा। 2 भाई हिस्सेदार है तो 2 भाई में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ज़मीन इतना छोटा क्यों नहीं हो, ठीक है, इसको भी 2 हिस्से में आपको बांटा जाएगा, इसलिए कि ज़मीन का जो मैप कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप विवाद खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आपसी सहमति से क्या होता है, आपसी सहमति से होता है कि छोटा वाला टुकड़ा कोई एक भाई ले लिया, अब उसके एवज में कोई और जो ज़मीन है उसमें जो है मान लेते एक बड़ा सा टुकड़ा ऐसे है, तो इसको इस प्रकार से मेकअप कर लिया कि यहाँ पर इनका थोड़ा सा जो है अधिक हो गया, तो ये मैनेज हो गया इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है आपसी सहमति के ऊपर। अब जब कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे तो अधिकांश जो है चांसेस ये हैं कि यहाँ पर जो ज़मीन का टुकड़ा, जो ज़मीन का प्लॉट है, सभी को आपस में बराबर तरीके से बांट दिया जाए। कानूनी तरीके से सब में आपको शेयर समान यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि मालिकी लेखाराज किसे कहते हैं, तौजी क्या है, खतियान का आधार क्या है, सरकार के पास खतियान जमींदार दिया है या सरकार, बिहार सरकार के पास कौन सा अधिनियम एक्ट का आधार है, कागजी मिलन के लिए आपको जानकारी है तो बताएं। मेरा आरोप है कि बिहार सरकार के पास जमीन संबंधित कोई भी मूल दस्तावेज नहीं है। क्या आपको जानकारी है तो बताएं। देखिए, सबसे पहले सरकार के पास की हम बात अगर करें तो सरकार के पास जो वर्तमान में है ना, रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा, ठीक है, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड जो है यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब ये रिकॉर्ड, एक तो सबसे पहले आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं वहाँ का जो अभिलेख है, अभिलेख में रहता है। दूसरा जो एक तरह से जो राज्य का अभिलेख है ना, राज्य अभिलेख में जो है भी उसका नकल रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो राज्य सरकार को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब है कि किसी का इन्फॉर्मेशन वर्तमान में अगर नहीं मिल रहा है, खो गया है, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत सारा, आप भी तो नहीं ढूंढे उस समय, आपके पूर्वज नहीं ढूंढे, तो आज वो खो गया है और आप उसको ढूंढ रहे हैं। सरकार
और वो ज़मीन हो सकता है कि सरकार के पास चला गया होगा, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, तो वो दस्तावेज जो है आप ढूंढते रह जाएंगे। सरकार जो है उसको निकालने, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा सरकार भी उस पर एक्शन नहीं लेगी। तो ये होता है, तो इसलिए सरकार के पास जो है दस्तावेज ऐसा नहीं है कि मूल दस्तावेज नहीं है। रही बात, अब देखें यहाँ की यहाँ पर जो मालिकी लेखा रहा, तो यहाँ पर इसका मतलब यही ना हुआ, ये कहने का मतलब है आप जमीन के, प्रॉपर्टी के, संपत्ति के मालिक कहलाएंगे, ठीक है। यानी जैसे कोई होता है कि दुकान है, दुकान का आप क्या हो गए, मालिकी लेखा राज आपको कहा जाता है कि आप दुकान के मालिक हैं। अब यहाँ तौजी क्या है, तो अब ये जो यहाँ पर है कि तौजी नंबर की अगर बात करें सबसे पहले, तो तौजी नंबर है, जैसे क्या होता है कि यहाँ पर जमीन का जो विवरण है, ठीक है, ये हो गया कि जैसे मालिक, जमीन का जो मालिक है तो मालिक का नाम, उसके साथ साथ जो जमीन का प्लॉट का नंबर है, ठीक है, यानी प्लॉट नंबर, यानी इसको आप यहाँ पर खसरा जो है, खसरा नंबर भी बोलते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो है जमीन को पहचानने के लिए एक नंबर दिया जाता है। कोई भी जमीन का अगर खतियान है तो उसमें जो तौजी नंबर होता है, ठीक है, वो एक जमीन को पहचानने के लिए दिया जाता है। और सीधी सी बात कहें कि जमीन का जो तौजी नंबर होता है ना, वो एक तरह से एक टोला, आपके गांव का जो है ना, एक टोला के लिए वो उसको डिफाइन किया गया था ताकि टोले को पहचाना जा सके, ठीक है। तो ये होता है तौजी नंबर। अब है कि खतियान का आधार, तो खतियान देखे क्या, जमीन खतियान एक्चुअली जो दिया गया ना, अंग्रेज कर वसूलने के लिए जमींदारों को बना कर दिए कि देखें आपके पास हम इतना जमीन आपको है और आप इतना जमीन पर आप दखल में, इन सभी जमीन का खतियान हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा भूमि सर्वेक्षण करा कर, ताकि सही तरीके से जो है ना कर वसूला जा सके। अब मान लेते दस्तावेज नहीं रहेगा, अब कोई व्यक्ति कहेगा इतना ही जो है मेरे पास है, जाकर कर दे देगा, लेकिन जब दस्तावेज रहेगा तो ये नहीं कह सकता है। तो ये ताकि अंग्रेजों के पास भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे कि किसके पास कितनी ज़मीन है और किसको कितना कर देना है। नहीं जमा करेगा, ज़मीन को नीलाम कर लिया जाता था। तो इसलिए ये यहाँ पर जो है ये खतियान का जो अगर आधार की बात करें तो सरकार के पास उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है भूमि का सर्वेक्षण दोबारा किया गया। और भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद होता क्या है कि देखें ये ज़मीन है, अब ज़मीन में मान लेते हैं पुराना खतियान से कोई बेच लिया टुकड़ा, तो अब ये जो शेष बचा है वही आगे आप जो है आपके खतियान पर आएगा, और जो बेचा गया ज़मीन है उसका दूसरा खतियान बन जाएगा, ठीक है, वो व्यक्ति का एक नया खतियान बन जाएगा, इसलिए कि वो खरीद लिया ज़मीन को। तो ये सभी प्रक्रियाएं हैं, इस बात को आपको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि कागजी मिलन के लिए आपको, तो कागजी जो है, जो मिलन है आपको जानकारी है तो बताएं। देखें कागजी मिलन तो आप जो करवाते हैं सबसे पहले, वो अगर आप पुराना और नया का अगर कोई मिलान करवाना चाहते हैं तो आप पुराना को आधार मानेंगे और नया में उसके आधार पर सुधार करवा पाएंगे। अब है ये कह रहे हैं कि सर हमारा भी घर भी गोचर भूमि में है, तो यहाँ पर अब जो है टूटने का ऑर्डर आ गया है, 1972 का कच्चा पट्टा है, हमें यहाँ 53 साल हो चुका है रहते हुए। अब ये भूमि हमारे दादाजी के समय की है, 1990 में गोचर भूमि का नोटिस आया था। अब क्या करें, जो हमारे पक्के मकान जो BPL से 1995 में बने थे, अब कैसे बचाएं। देखिए बचाने के लिए विकल्प है, रास्ता है। तो जो लोग यहाँ पर जो है जमीन का जो गौचर भूमि है उसके बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो हम उनको बता देना चाहते हैं, ये एक तरह से जो है ना चारागाह भूमि है, चारागाह जो है ना गाह भूमि है। अब चारागाह भूमि की अगर बात करें, वो ऐसा भूमि होता है जो कि पशु को चराने के लिए एक तरह से रिजर्व रहता था, पहले दिया जाता था। मवेशी है सब लोग आइए चराइए, तो पशु को चरने के लिए वो ज़मीन आपको दिया गया। और बाद में क्या हुआ, वो ज़मीन जो है एक तरह से आम तौर पर जो ज़मीन है ना वो सार्वजनिक ज़मीन होता था, अब लोग कब्जा कर लिया, वो उस पर घर बना लिया है। तो अब ये डिपेंड करता है, अब सरकार के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा, देखें अब सरकार जो है वो भूमि खाली करवाना चाहती है।
तो वैसे सिचुएशन में एक लंबे समय से अगर आप उपयोग कर रहे हैं, देखिए मामला कोर्ट में भी जाएगा तो आपका विवाद सरकार से है, आपका विवाद उस नोटिस के खिलाफ है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, अपना दावा पेश कर सकते हैं। लंबे समय से आप रह रहे हैं और आप लगेगा कोर्ट को कि नहीं, देखें आपको ज़मीन की ज़रूरत है, आप बेघर हो जाएंगे, आपको इसके अलावा कोई ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो वैसी सिचुएशन में जो है आपको कोर्ट से आदेश अगर आएगा तो आपके पक्ष में फैसला हो भी सकता है। अब यहाँ पर जो है डिपेंड करता है आपके बीच और सरकार के बीच में लड़ाई है, तो जिनका एक तरह से साक्ष्य मजबूत होगा वो उनके पक्ष में जो है वो फैसला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप उस ज़मीन पर 53 साल से रह रहे हैं और 53 साल से आपका वहाँ पर मकान बना हुआ है, घर बनाकर आप रह रहे हैं। तो ये है यहाँ पर ये गोचर भूमि। अब है कि बड़े पिताजी दादाजी की ज़मीन में अपने हिस्से की ज़मीन जो है कानूनी रूप से जो है करके किसी दूसरे को बेच सकते हैं क्या, जबकि उस ज़मीन को यहाँ पर जो है खरीदना हम चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं देना चाहते। मैं क्या करूँ? आप जो है एक जजमेंट हम बताए भी हुआ है, और ये जो जजमेंट है ना, अगर जो आपके बड़े पिताजी हैं, ठीक है, बड़े एक तरह से बड़े पिता हैं, पिताजी हैं, तो या एक तरह से दादाजी की ज़मीन है। सबसे बड़ी बात है ज़मीन पैतृक, अगर ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, और अभी क्या होता है कि ठीक है आप लेना चाहते हैं ज़मीन को, आपको लगता है कि हम खरीद सकते हैं, मेरे पास पैसे हैं, जितना कोई दूसरा दे रहा उतना हम भी दे सकते हैं, तो लेकिन फिर भी वो आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करें कि जो है अगर वो ज़मीन को बेचने का प्रयास, जिस समय उन्होंने लगा कि आपने ज़मीन बेच दिया, तो एक बार खरीदार को बोल दें कि देखें ये ज़मीन हम लेना चाहते हैं, आप ले रहे हैं ठीक है, लेकिन हम इस पर कानूनी प्रक्रिया भी करेंगे। और कानूनी प्रक्रिया में क्या ऐसा कोई अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है। पैतृक संपत्ति जो है, पहला हक जो है, पहला हक, पहला यहाँ पर हक खरीदने का जो है अधिकार है, खरीदने का अधिकार। अब लोग अधिकार अपना नहीं जान रहा है, अधिकार है वो किसका अधिकार है, ठीक है। तो पहला हक जो है खरीदने का अधिकार जो है वो हिस्सेदार का है, हिस्सेदार का है, हिस्सेदार पहले खरीद सकता है। तो अब हिस्सेदार मान लेते हैं नहीं खरीदेगा तो फिर आगे कुछ होगा, लेकिन पहला कानूनी अधिकार जो है वो किसका है? हिस्सेदार का है, ठीक है। तो ये जो है पैतृक जमीन है, और पैतृक जमीन का जो अगर हक की बात करें तो उसमें कानूनी जो हक है, कानूनी जो हिस्सा है, शेयर है, वो पहला हक जो है वो क्या है? हिस्सेदार का है। और इसके लिए आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में ना, तो आप जजमेंट स्टोरी में देखेंगे यहाँ पर जो है संतोख सिंह यहाँ पर जो है का सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट है। यहाँ पर यही विवाद हुआ था कि एक भाई या दो बाहरी आदमी को ज़मीन बेच दिया, लेकिन दूसरा भाई अड़ गया उस पर कि नहीं हम लेंगे, और चला गया मामला कोर्ट में, और जैसे ही मामला कोर्ट में गया जो है उनको न्याय मिला है। यानी जो मामला अगर जैसे कोर्ट में गया तो संतोख सिंह को या जो भी उनके हिस्सेदार थे उन सभी में ये तय हो गया कि देखें ज़मीन का पहला खरीदार जो है वो आपका हिस्सेदार है। अगर वो ज़मीन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ही आप ज़मीन किसी दूसरे को बेच सकते हैं। अब वो नहीं लेने को तैयार है तो पड़ोसी को बेचे, वो भी लेने को तैयार नहीं है तो कोई बाहरी लोग को बेचे। तो ये कानूनी अधिकार जो है यानी पैतृक संपत्ति का आप जो है एक तरह से इस जजमेंट में जाकर देख सकते हैं, जान सकते हैं। अगला सवाल है मेरा, देखें रसीद जो है कटा हुआ, लेकिन जमीन यहाँ पर जो बात करें सबसे पहले दिखा नहीं रहा, बोल रहा है कि कर्मचारी की पुराना रसीद है, नहीं होगा, जमाबंदी नहीं दिखा रहा है तो नहीं दिखाएगा। देखें पुराना जो एक तरह से रसीद है ना, पुराना जमीन एक तरह से रसीद है, जमीन रसीद है, तो सबसे पहले जो ऑफलाइन आपका जो जमीन का रसीद है, ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन अगर आपका ज़मीन का रसीद है और वो नए प्लॉट नंबर से है, यानी नया खतियान के अनुसार से ये ऑफलाइन रसीद है, इसको ऐसे समझ लें। नया खतियान से आपका वो जो रसीद आपको काट के दिया होगा ये ऑफलाइन है, नया खतियान से। तो आगे क्या होगा कि अगर ये नया खतियान से है तो उसके आधार पर आप सुधार के लिए भी ऑनलाइन जो है जा सकते हैं, आप सुधार करवा सकते हैं। अब है कि यहाँ पर जो है
लेकिन अगर जो ओल्ड रसीद है, पुराना खतियान से है, तो उसका आप जो है इस प्रकार से नहीं करवा पाएंगे। ये कतई संभव नहीं है कि आप जो है उसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो है वो सुधार आप करवा पाएंगे। तो आखिरकार क्या उसका सुधार ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले जो नया आपका जो दस्तावेज होगा उसके आधार पर फिर आपको क्या करना है, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है आप क्या करेंगे, आप एक अमीन से संपर्क करेंगे, ठीक है। उनको बताएंगे कि मेरे पास ये सारा ज़मीन है और इसको जो है एक तरह से कागजात बना दें, जो आप कह सकते हैं पंचनामा तैयार कर दें, और उसके आधार पर आप क्या करेंगे, दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई करेंगे, यानी ऑनलाइन। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद अगर आपके नाम से ज़मीन का म्यूटेशन कायम हो गया तो फिर आप इसको जो है ऑनलाइन भी देख पाएंगे और जो है सारा इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे और आपका जो रसीद है वो कटने लगेगा। देखिए बहुत लोगों के साथ भी ये समस्या होता है कि वो बाहर रह रहे हैं, मान लेते हैं ज़मीन है, अब वो एक तरह से शहर चले गए, अब इस ज़मीन पर जो खेती है इनके परिवार के जो भाई हैं या कह सकते हैं चाचा हैं, है ना, जो हिस्सेदार हैं या पड़ोसी हैं या कोई गांव का लोग है, उनको दे दिया जाता है, देखें आप खेती करें, हमको जो है फसल दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, समस्या वही है, सर मेरे पापा 25 साल से शहर में रह रहे हैं और 25 साल से मेरे चाचा जो है 3 चाचा उस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, 25 साल से मेरे पिताजी को कुछ नहीं दिया, सबने अपने अपने बिजनेस जो है देख लिए। जब बात हमारी आई तो बोलते हैं उन्होंने कि क्या है, ठीक है, क्या है, और मेरे पिताजी ने तो उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया। अब लिए चाहे नहीं लिए, देखें ये उनको लेना चाहिए था, नहीं लिए तो अब वो एक तरह से फसल की बात तो नहीं, लेकिन जो ज़मीन है वर्तमान में उस ज़मीन में हक तो ले सकते हैं, उस ज़मीन को किसी को दे सकते हैं खेती करने के लिए, उस ज़मीन को जाकर बेच सकते हैं, ये सभी कार्य वो कर सकते हैं, ठीक है, हक ले सकते हैं, उस पर खेती कर सकते हैं, उसको जो है बेच सकते हैं, ये सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनका अधिकार है, इस अधिकार से आप उनको वंचित नहीं कर सकते। अब उनको अगर एक तरह से ज़मीन पर खेती करने का मन है तो खेती वो कर सकते हैं, अब वो ज़मीन अगर वो बेचना चाहे तो वो बेच सकते हैं, इसलिए कि वो हिस्सेदार हैं। लेकिन मेन है कि सबसे बड़ी बात 25 साल तक उन्होंने कुछ नहीं लिया। अब इस बात के लिए जो है ना विवाद को खड़ा करना, इस 25 साल का हक मांगना, तो ये एक तरह से बेवजह का विवाद बढ़ेगा, जो है कानूनी प्रक्रिया में जो है खर्च भी होंगे। हो सकता है कि आप मान लेते हैं कि उस समय आपके पक्ष में फैसला नहीं भी हो, लेकिन देखें वो डिपेंड करता है। अब एक तरह परिवार में जो ज़मीन का देख रेख कर रहे थे, लेकिन आप लेते उसी समय जो है शुरू से दावा करते, नहीं किए तो अब क्या है कि अब अपना जो शेयर है, अपना जो आपका कानूनी अधिकार है, उस अधिकार को आप जाकर प्राप्त कर लें, उस अधिकार को आप जाकर हासिल कर लें। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।